ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15 से आगे मैं डिस्कस करूंगा। और ये आपके क्लास 12th का फिजिक्स जो है ना, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो है। आप पेन एंड पेपर साथ में रखो और क्वेश्चंस को पहले खुद से कोशिश कीजिए जो सॉल्व करने का। यदि सॉल्व नहीं हो पाए तो मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसमें कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। और इसमें क्या होगा बेटा, एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यदि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा या उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो इसमें आपसे कई क्वेश्चन इस तरह के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो है। इसलिए पेन एंड पेपर जरूर रखिए। और वीडियो तो फास्ट चलेगा, तो इस वीडियो के साथ साथ यदि तुम नोट्स नहीं तैयार कर पाओ तो फिर बाद में वीडियो को रिप्ले करके देखना। ये वीडियो जो है यूट्यूब पर जो है अवेलेबल रहेगा। साथ ही आपको पीडीएफ का यदि नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक से जो है आप ज्वाइन कर लेना। अंबिका फिजिक्स टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइएगा तो इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जो है। तो चलिए पेन एंड पेपर के साथ जो है ना आप ज्वाइन कर लीजिए इस सेशन को। और आज के सेशन में मैं फिर से जो है 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और जो बोर्ड एग्जाम 2025 में इम्पॉर्टेंट होगा और इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस होगी, वैसे क्वेश्चन का मैं आज प्रैक्टिस करवाऊंगा जो है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करता हूं। देखो यहाँ तक तो लास्ट क्लास जो है ना बता ही दिया था मैं। तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट मार्कर सेलेक्ट कर लूं, सबसे फर्स्ट मार्कर सेलेक्ट कर लूं और तुम रेडी हो जाओ पेन एंड पेपर के साथ में। रेडी हो जाइए और मेरे साथ जवाब देना और जो भी क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए और समझिए क्या कहा गया क्वेश्चन में और क्या पूछा जा रहा है। कहता है इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स सरफेस इज। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताओ तो कोई यह स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस पार्ट का क्वेश्चन है, किस पार्ट का क्वेश्चन है। आप गॉस थ्योरम पढ़े हो, गॉस का प्रमेय, और उसी गॉस के प्रमेय पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। यदि गॉस प्रमेय आपको आता है तो गॉस प्रमेय के डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है। पहले तो मैं ऑप्शन दिखा देता हूं और तुम में से कोई जो लोग जुड़े हो इसमें से बता सकते हो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो लोग जुड़े हो उस तुम में से कोई बता दो इसमें से कौन सा करेक्ट क्वेश्चन है। जो लोग भी जुड़े हो, जो लोग भी जुड़े हो बताइए पहले कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एक बार मैं देख लूं क्या सब कुछ प्रॉपर है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन का यदि मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो समझना। इसका एक्सप्लेनेशन समझना। तो होता यह है कोई स्फीयर हो या कोई क्लोज सरफेस हो, किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्जेज होते हैं और इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा, यह फ्लक्स क्या बताया गया गॉस थ्योरम से, ये 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। मीन्स इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्जेज हैं, इस चार्जेज का वैल्यू पता है कि ये चार्ज कितना दिया गया है इसके इनसाइड, तो ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आपको करना होगा 10 माइक्रोकूलम को पहले कूलम में चेंज करना होगा। तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने तो आता है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो तो ये चार्ज क्या मिल जाएगा, तो ये चार्ज होगा 10⁻⁻5 कूलम। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है या जो गोला है, इस गोले के अंदर जो आवेश है, ये आवेश कितना है, तो ये आवेश 10⁻⁻5 कूलम है। और देखो एक ये जानते हो तुम 1/4πε0, बताओ कोई 1/4πε0 क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यदि मैं 1/ε को स्थिर कर लूं, 4π को इधर ले जाऊं, तो
तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9 मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा 36 पाई इंटू 10⁹9। इसका वैल्यू आ जाएगा 36 पाई इंटू 10⁹9। तो यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज का वैल्यू पता है और 1/ε0 का वैल्यू पता है। इस दोनों वैल्यू को यदि यहाँ पुट कर लो तो फ्लक्स निकल जाएगा। तो 1/ε0 क्या होगा 36 पाई इंटू 10⁹9 और Q का वैल्यू क्या है 10⁻⁻5। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यह 36 पाई इंटू 10⁴ आ जाएगा। और आपको पता है जो फ्लक्स होता है तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ से मिलाइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से मिलाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 36 पाई इंटू 10⁴ ये ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। यदि समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ये यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले समझो, पढ़ो और फिर जो इसके ऑप्शन है उस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको और टैप भी करना है। केवल चुपचाप वीडियो देखो नहीं। इस वीडियो जो भी सही ऑप्शन है तुम जान रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो तो चैट कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और सारे लिख करके रखना तुम अपने करेक्ट ऑप्शन को। इसमें से किसमें कितना जो है मार्क्स मिल रहा है उसको जो है फिर कंप्लीट करना जो है। तो देखो ये क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए। क्या कहता है द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटन एज Q इक्वल Ne वेयर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड द वैल्यू ऑफ n इज। अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू दिए गए हैं, इसमें आपको जवाब देना है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को समझो। जब भी किसी बॉडी को चार्ज की जाती है, जब भी किसी बॉडी को चार्ज की जाती है तो उस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, तब जाकर के उस बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है। यदि किसी बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो इस पर 4e चार्ज हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड की जाए तो -4e चार्ज हो जाएगा। यदि किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकाली जाए तो +10e चार्ज हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन ऐड की जाए तो -10e चार्ज होगा। तो बेटा इसका ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा पूरा पूरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे Q इक्वल्स Ne जो लिखा हुआ है, इस Ne में इस n का वैल्यू जो होगा, ये n का वैल्यू, तो ये n क्या हो सकता है +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, डॉट डॉट ये हो सकता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ये ऑप्शन जो है ना बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 फिर बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, अच्छे से समझिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या है, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फोर्स ऑन द डायपोल विल बी। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट में है 0 होगा, बी में है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सी में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डी में है नन ऑफ दिस। अब ये बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो चलो देखना, इसमें समझना।
हम क्या करते हैं, यदि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लें, सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से ऑब्लिक दिखा लें, इस तरह से, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और यहाँ देखो डिस्कस नहीं किया गया है कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसमें यदि एक्स एक्सिस की बात की जाए, एक्स एक्सिस ये सपोज जो है एक्स एक्सिस क्या है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इधर है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। सपोज इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी डाइपोल को रखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज यहाँ एक डाइपोल रख लेते हैं जिसका नेगेटिव चार्ज यहाँ हो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रखी गई है। तो हम जानते हैं डाइपोल में विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, नहीं दो पोल होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्या होगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा फील्ड के क्या होगा, डायरेक्शन में। तो यहाँ देखा जाए एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो जब इसको तुम ऐड करते हो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको लिखूंगा मैं माइनस QE, और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखूंगा, प्लस QE, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यह क्या आता है, जीरो आ जाता है, और इसका जो ऑप्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए जो है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आप फिर से पढ़िए और इसका जो है ना आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अभी क्लास नहीं होगा। The amount of dipole in an electric field is Pi. The torque acting on it will be, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण Pi है, इस पर आरोपित बल आघूर्ण होगा। आप पढ़िए और जवाब दीजिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। पढ़िए जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। The moment of a dipole in an electric field is Pi. The torque acting on it will be towards z axis towards, देखो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम बल आघूर्ण कहेंगे, बल आघूर्ण, या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, टॉर्क। ये जो टॉर्क या बल आघूर्ण होता है जो किसी भी डायपोल पर, द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में आरोपित होता है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है ये टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसमें भी राइट हैंड थंब रूल से। यदि जो है मेरा डायपोल मोमेंट x डायरेक्शन में है तो टॉर्क क्या हो सकता है, तो ये y डायरेक्शन में हो, x डायरेक्शन में तो नहीं ही हो सकता है, ये y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में हो सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन XY प्लेन में है तो यह किस डायरेक्शन में होगा, तो Z डायरेक्शन में होगा जो है। यदि यह XY प्लेन में है तो Z डायरेक्शन में होगा।
और यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो इसमें नन ऑफ दिस भी तुम कर सकते हो, जो इसमें तुम नन ऑफ दिस भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर इसका जवाब दीजिए। जो on the x-axis charge q is placed at x equal to 0 and 2q at x equal to a, the value of e will be 0। तो e का वैल्यू 0 कहाँ होगा, e का वैल्यू 0 कहाँ होगा? चलिए आइए पहले यहाँ मैं x एक्सिस दिखा लेता हूँ। सपोज ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, उधर पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है, इसको मैं y एक्सिस दिखा लेता हूँ। यहाँ हो गया x का वैल्यू 0। ये अब एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है? तो एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ? ओरिजिन पर। और दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? तो ए पॉइंट पर रखा हुआ है। तो यहाँ x का वैल्यू तुम कंसीडर कर लो, यहाँ x इक्वल्स क्या है? a है। यहाँ x का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसमें एक चार्ज को क्या करना है? तो एक चार्ज को यहाँ रख देना है ओरिजिन पर और एक चार्ज को यहाँ रखा गया। ओरिजिन पर जो चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू प्लस q है, जबकि x इक्वल्स a पोजीशन पर जो चार्ज है इसका वैल्यू क्या है? 2q है, इसका वैल्यू 2q है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों जो है पेयर ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहाँ होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहाँ होगा? यदि इसके बीच में कहीं एक पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट पर +1 चार्ज रखूं तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1, और ये क्या करेगा? इसको ये भी रिपेल करेगा, इसको मैं मान लेता हूं E2। तो देखो यहाँ इस दोनों के बीच में x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू a के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। बट जो है ना, इसके बाहर चले जाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ चले आए तो यहाँ ये भी इसको रिपेल करेगा +1 कूलम चार्ज को, जबकि ये भी रिपेल करेगा। तो यहाँ यदि देखना होगा तो E1 E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इधर भी मैं देखूंगा तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो जो 0 वाला पॉइंट होगा वो यही होगा। ये E1 को प्लस E2 को माइनस लूंगा, ये 0 होगा। ये संभव है कहाँ? जब x का वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, लेस देन a हो जाए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए तो ये इसमें कौन क्या ऑप्शन है? इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा, इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, ये यदि आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। जो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो, यदि क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्वेश्चन समझिए क्या कहा जा रहा है। एक्स एक्सिस पर फिर से 2 पॉइंट है, एक है जो है क्या x इक्वल टू 0 पर, फिर एक है x इक्वल टू a पे। फील्ड लाइंस N1 इमर्ज फ्रॉम Q एंड फील्ड लाइंस इमर्ज ये। देखो 2 चार्ज है, एक चार्ज यहाँ क्या है? तो इस चार्ज को मैं दिखा लेता हूँ Q +Q, और एक चार्ज है, ये चार्ज क्या है? तो ये चार्ज है 2q, और इस दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस a है। मीन्स x एक्सिस पर ये ओरिजिन पर है, यह a डिस्टेंस पर है।
अब चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, तो इससे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, इससे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से रिपेल करेगा, फील्ड लाइंस इस पैटर्न का होगा, यहाँ भी यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, और इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगी, ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगी। देखो अब कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये फर्स्ट चार्ज जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है N1 और ये ओरिजिनेट करती है N2, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, तो यदि N1 बाय N2 मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाय Q2, तो बोलो Q1 मेरा क्या है, तो Q1 का वैल्यू Q दिया हुआ है, तो Q1 के प्लेस पर Q पुट करूँगा, और Q2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 2Q, तो ये 2Q पुट करूँगा तो QQ कैंसिल हो जाएगा, तो N1 अपॉन N2 इक्वल्स क्या बचेगा, 1/2, तो ये जो वैल्यू है N1 बाय N2, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन C होगा, ये करेक्ट ऑप्शन C होगा। आई होप कि आपको समझ में आया, आपको ये समझ में आया। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से बोर्ड पर सामने है, क्वेश्चन को पहले समझ के पढ़िए और फिर इसका जो है ना सही ऑप्शन ढूंढिए, कौन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को समझ के पढ़िए, फिर इसका सही ऑप्शन ढूंढिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा। When an object becomes negatively charged, what happened to its mass? जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखो यहाँ चार्ज और मास से रिलेटेड बात हो रही है, यदि आपको दिखाई दे तो समझना। सपोज ये कोई बॉडी है, तो ये बॉडी है, तो इस बॉडी को यदि हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करना हो तो हमको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। यदि इस बॉडी को हमें नेगेटिव चार्ज करना हो, नेगेटिवली चार्ज करना हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करना होगा। कंसेप्ट तो ये है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन में मास होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होता नहीं है, इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है। तो यदि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जो पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो ऐसे केस में जो मास होगी न्यूट्रल बॉडी की, वह मास इलेक्ट्रॉन के मास के निकलने से स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी। और जब किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज की जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उस मास भी ऐड हो जाता है। मींस इस न्यूट्रल बॉडी का मास स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज होने पर मास स्लाइटली डिक्रीज करता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज होने पर मास स्लाइटली इंक्रीज करता है। जो राइट ऑप्शन होगा तो वो क्या होगा, कौन सा है, इसमें नेगेटिवली चार्ज होने पर मास इंक्रीज करता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर तुम सोच समझ के जवाब देना। यदि क्लास को लाइव ज्वाइन किए हो तो टैप करो, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो जरूर टाइप करो तुम। क्वेश्चन सामने बोर्ड पर है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। द काउज ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है।
ए में है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बी में है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों का स्थानांतरण। सी में है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बिल्कुल सही, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, तो सी नंबर होगा। अब देखो इसमें है क्या, तुम में से कुछ हो उसको यदि समझ में नहीं आए तो ये समझिए, हम जानते हैं कि एटम जो होता है, किसी सब्सटेंस का जो एटम होगा, तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको जो है ना बाहर निकालना मुश्किल है, उसको तो हम कोई विशेष जो है ना विधि द्वारा ही बाहर निकाल सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है ना ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो बॉन्डिंग जो है वीक होता है, और जब बाहर से एनर्जी मिलता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट से रिमूव हो जाता है और फ्री हो जाता है, वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही बॉडी चार्ज होती है। तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होती है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो चार्ज का मेन वजह क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। पिंड से इलेक्ट्रॉन निकले तो पिंड धन आवेशित, और पिंड में इलेक्ट्रॉन आए तो पिंड ऋण आवेशित होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, आप इसको पढ़ें और पहले इसका जवाब दें। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई ज्वाइन किए हो तो इसका जवाब देना, 1 मिनट। कोई ज्वाइन किए हो तो इसका जवाब देना, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से। ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। यदि ये फार्मूला पता है तो तुम डायमेंशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है mLT-2। और चार्ज का भी डायमेंशन पता है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT। तो यहाँ क्या करो, फोर्स के डायमेंशन में चार्ज के डायमेंशन से डिवाइड कर लीजिए, तो फिर इसका डायमेंशन पता चल जाएगा। आप देखिए डिवाइड करके। तो यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना हो तो फोर्स के डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन लिख लो mLT-2, और इसमें डिवाइड कर लीजिए चार्ज के डायमेंशन से जो AT है, और इसको अब आप सिंप्लीफाई करो तो इसका डायमेंशन आ जाएगा mLT-3A-1। तो ये रहा राइट ऑप्शन। अब इससे मिलाइए जो ऑप्शन दी गई है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। यदि ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। और किसी को यदि इसमें नोट करना है, देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट कीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ऐसे तो डेली मैं शाम में 7 से 8 लाइव रहता हूँ, और आज छुट्टी के कारण जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करो। पूरे फिजिक्स का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बोर्ड लेवल का, खास करके बिहार बोर्ड वाले जो है ना स्टूडेंट के लिए, जो 12th बोर्ड एस्पायरेंट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलो देखो, फिर बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कई बार जो है सॉल्व किए हो, याद रखते हो, फिर भी कुछ को कन्फ्यूजन होता है। 1 स्टेट कूलम इक्वल्स डॉट डॉट, मीन्स 1 स्टेट कूलम कितना कूलम होता है। 1 स्टेट कूलम कितना कूलम होता है, बताओ कोई। ऑप्शन सामने बोर्ड पर है। 1 स्टेट कूलम हाउ मेनी कूलम।
इसमें बताइए 1 स्टेट कूलम क्या हो जाएगा। अब देखो कंसेप्ट समझना, इसके लिए ये सब याद कर रखना, नोट कर लिया करो। जैसे हम जानते हैं 1 कूलम क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 × 10⁹ ESU भी लिख सकता हूँ। तो ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखो। स्टेट कूलम या ESU सीजीएस यूनिट है चार्ज का, जबकि कूलम क्या है, SI यूनिट है चार्ज का। तो इसमें बेटा देखो, यदि हमको इसको कन्वर्ट करना हो, स्टेट कूलम को इधर लाना हो, जैसे इसमें लिखना हो 1 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम लिखना होगा तो ये क्या होगा 1/3 × 10⁹ कूलम। और इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम होगा। तो 1 स्टेट कूलम किसके इक्वल होगा, या 1 ESU किसके इक्वल होगा, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। तो जो राइट ऑप्शन है वो है डी। राइट ऑप्शन आपका क्या है, डी है जो है। चलिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो भी ज्वाइन किए हो थोड़ा सा इसमें आंसर वगैरह टाइप कीजिए जो है। इससे क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शन होगा, गलत ही हो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको आंसर टाइप करना चाहिए, चैट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्या पूछा गया है, एकदम बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन से बाहर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेरे साथ तुम यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो फिजिक्स का, तो सोचो तुम्हारा 50% तैयारी हो गई बोर्ड का, यही मान के चलो। 50% तो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, तो फिर तुम जो है ना टाइप करना, मैसेज करना। ये क्या है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट्स सरफेस इज। कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है, सपोज इस चार्ज कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इस चार्ज कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब इसके नियर किसी पॉइंट पर, इसके नियर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे अर्थ सरफेस के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ देखो, यहाँ जो फील्ड होगा इस फेस का भी और इस फेस का भी, दोनों फेस का यदि फील्ड हम लिखते हैं तो σ/2 एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, σ/ε0 हो जाएगा। किसी चार्ज कंडक्टर यदि बोला जा रहा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर के लिए, धातु के लिए क्या होगा, σ/ε0। यदि नॉन कंडक्टर या थिन शीट कहता तो क्या होता, σ/ε0 होता। ये जो अधातु के लिए होता। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बी नंबर होगा। ये कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन से सवाल लिया गया है, और इसको याद रखिए, फेमस सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। याद रखना, कंडक्टर बोले, चालक बोले तो ये वाला होगा, और जो है ना इंसुलेटर बोले, कुचालक बोले, या थिन जो है चार्ज शीट बोले तो ये वाला होगा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को जो है आप पहले पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। ये भी फेमस सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय
तीव्रता का मान होता है, विद्युतीय तीव्रता का क्या मान होगा। तो देखो ये चीज याद रखना, या आपको जो है ना पता भी है, कोई कंडक्टर हो, कोई जो है ना, ये क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स चालक है, और यह यदि आवेशित हो जाए, इस पर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, और इसके अंदर जो है कुछ नहीं हो, बिल्कुल खाली जगह हो, ये क्या हो, इम्पिटी, ये इम्पिटी हो, खाली हो, खोखला हो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। किसी चार्ज जो है कंडक्टर के इनसाइड कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, किसी आवेशित चालक जो है ना गोला के अंदर, खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। तो मीन्स राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। जो है क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। तो चलो मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन ये सामने है, ऑप्शन ये सामने है, पहले खुद से जवाब दो। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो कूलम्ब्स लॉ पर जो है बेस्ड है, या कूलम्बिक फोर्स पर है। मैं कुछ हिंट्स करता हूं और आपको याद दिलाता हूं कूलम्बिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है। तो ये F इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो सबको पता है, ये होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या दिया गया है, तो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, तो ये होगा 0.3 मीटर। अब इस वैल्यू को यदि तुम इसमें पुट कर लो तो फिर आंसर है। तो चलिए पुट कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ क्या रखूँगा, 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है 0.3 इंटू 0.3 कर लूँगा, हाँ कि नहीं। चलो जल्दी से अब सॉल्व करो इसको, अब सॉल्व करो और बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब सॉल्व कीजिए और बताइए। यहाँ से पॉइंट हटा लो तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइए तो इस पर स्क्वायर कर लूँगा। अब देखो 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, तो बच क्या जा रहा है, बच क्या जा रहा है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 3 जा 6 इंटू 10⁻, बोलो 9 -7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14, मीन्स -3 न्यूटन। फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और 10⁻³ न्यूटन को हम मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं। 10⁻³ न्यूटन को मिली न्यूटन लिख सकते हैं। जो राइट ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, राइट ऑप्शन ए नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। राइट ऑप्शन जो है ना इसका क्या हो जाएगा, तो ये ए होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा।
देखो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है, इस क्वांटिटी की जो है। तो एक बार तो आप खुद से जो है समझो, खुद से समझो और बताओ इस क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला होगी क्या। देखो ऐसा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है E, और ये क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है P। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है और प्रोटॉन में भी मास होता है, प्रोटॉन में भी मास होता है। मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि इस दोनों के बीच डिस्टेंस r हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -e चार्ज, और प्रोटॉन में क्या होता है, +e चार्ज। तो फिर माइनस चार्ज प्लस चार्ज को क्या करेगा, बोलो, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इस पर चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जिस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए फार्मूला होता है K, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। बट ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, E है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं K इंटू E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा क्या, KE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यदि आपको दोनों इक्वेशन समझ में आया तो तुम क्या करो, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से यदि डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया है, KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया है, GME अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और फिर जो है ना राइट ऑप्शन क्या बचेगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये इसका सिंप्लीफाई करने पर क्या आंसर आ जाएगा, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय GME। ये तो अब इस रेशियो को पहचानो, क्या ये रेशियो मिल रहा है, तो ये रेशियो कुछ नहीं, दो फोर्स का क्या है, रेशियो है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो फोर्स का रेशियो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मीन्स किसी का भी डायमेंशन नहीं होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्योंकि देखो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, अब बाय फोर्स का डायमेंशन सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ईच का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है यह क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। राइट ऑप्शन C होगा। जो आई होप कि आपको ये समझ में आया। यदि ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यदि समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कुछ नोट करना है तो पहले आप नोट कर लो। इसमें नोट करना है तो पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए एक देखो बेटा, आज लास्ट क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मैं छोड़ दूंगा इसको। आज फिर से 15 एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तुम एग्जाम्पल को देखो और इस
ऑप्शन को पढ़िए, देखिए तो कौन सा सुटेबल और करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर है, ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसको पढ़ना, समझना, जो है बताना जो है। देखो तो बेटा क्या इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। यहाँ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली आवेशित कण पर आधारित सवाल है। तो इसमें समझना, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और नीचे क्या रखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब इसमें 3 पाथ दिखाया गया है। ये किसका पाथ है, तो किसी चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेवल की गई पाथ है। एक चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से जो है आती है और पॉजिटिव जो है प्लेट की टुवर्ड्स बेंड कर जाती है, और एक चार्ज पार्टिकल्स को जो प्रोजेक्ट की जा रही है इसमें नो डिफ्लेक्शन है, बिना विक्षेपित हुए जो है ना यह निकल जाती है। और एक चार्ज पार्टिकल्स का पाथ इस तरह से दिखाया गया कि यह नेगेटिवली चार्ज प्लेट के जो टुवर्ड्स जो है बेंड करती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स बेंड करती है। तब आपको इस तीनों पाथ को देख करके, तीनों ट्रैक को देख करके, पथ चिन्ह को देख करके ये बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। यहाँ से देखो क्या कहता है, ट्रैक फर्स्ट इज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखो यानी ये ट्रैक फर्स्ट तो ये हो गया, ये फर्स्ट ट्रैक है। तो फर्स्ट ट्रैक यदि क्या कहता है, यह ट्रैक फर्स्ट इज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पथ चिन्ह फर्स्ट धन आवेशित कण है। यदि धन आवेशित रहता तो धन आवेश विकर्षण होता, तो ये तो जो है ना सही नहीं है। यह धन आवेशित नहीं होगा, यह ऋण आवेशित होगा, क्योंकि ऋण आवेशित धन आवेश के तरफ आकर्षित होती है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट्स जो है ये होगा। बी में क्या कहा जा रहा है, ट्रैक सेकेंड इज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखो इस जो ये जो सेकेंड ट्रैक है, सेकेंड पथ चिन्ह है, इसको कहा जाता है नेगेटिवली। नेगेटिवली रहता तब तो यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के तरफ जो है ना ये हो जाता। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा। एक्चुअल यह न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स का है, यह न्यूट्रल है, इस पर प्लेट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, इफेक्ट ही नहीं है। तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड देखिए, ट्रैक द थर्ड इज ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, यह न्यूट्रल नहीं होगा, यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा। ये थर्ड ट्रैक जो होगा यह पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिवली। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जो है ना न्यूट्रल, और ये होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि पता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करेगा, और जो न्यूट्रल होगा सीधे निकल जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, डी, ट्रैक थर्ड इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये ट्रैक थर्ड किसको बता रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। तो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ रहा है। यदि आपको इस बार 2025 में 12th बोर्ड साइंस से अपियर करना है, जिसमें फिजिक्स भी आपका एक सब्जेक्ट है, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए ये मान के चलो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को 100% जो है स्कोर करने के लिए आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करो, जो डेली जो है ना शाम में 7 से 8 होती है। इस पर मैं आपको जो है इस साल पूछे जाने वाले कंसेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे गारंटी है कि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे क्वेश्चन मिस नहीं होगा जो है। तो चलिए इसके साथ आज यही क्लास रहने देता हूं। आप इसको फिर से रिप्ले करो, नोट्स बनाओ, या फिर टेलीग्राम चैनल से तुम पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग कॉपी बनाइए और उसको कायदे से अच्छे से आप जो सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए। पूरे ऑब्जेक्टिव को टॉपिक वाइज हो या चैप्टर वाइज हो आप तैयार करते जाइए जो है। और भी कुछ पूछना होगा तो मैसेज करना। भागलपुर में हो तो जो है मेरा ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसको तुम बहुत ही कम फी में ज्वाइन कर सकते हो, जहां तैयारी करवाई जाती है 100% सफलता की जो है। इसमें बहुत कम क्लास में आपको जो है ना
अच्छे से जो है तैयार करवाया जाएगा। मीन्स जो है क्लास में ही सारा प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इसमें 14 एग्जामिनेशन होते हैं और इस तरह से फर्स्ट प्रीवियस ही जो है ना आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुमको कितना फिजिक्स में मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ जो है ना फिर